कई एग्ज़ाम्स में कई ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जिनसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम लोग भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये वर्ड कौन सा है, ये डेफिनेशन कौन सी है। जी हाँ, ऐसा ही आज का वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी क्या होती है, ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या होती है, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और तब ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, और अगर ये सिचुएशन एग्ज़ाम के 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले अगर कोई पूछ ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी और इससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और जिसका नाम है अल्फ़ा, बीटा, ओमेगा टैक्सोनॉमी। इट्स अबाउट मी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टैक्सोनॉमी जिसके साथ अल्फ़ा, बीटा बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं, ये वास्तव में क्या है और इसका सिनेरियो क्या है। इस वक्त तकरीबन 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स हैव बीन रिपोर्टेड, यानी कि इतनी सारी स्पीसीज हैं वो रिपोर्टेड हैं। ऑल लिविंग बीइंग आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। द स्टडी ऑफ दीज लिविंग बीइंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट देयर प्रॉपर क्लासिफिकेशन, यानी कि 1.7 मिलियन स्पीसीज़ को हमें स्टडी करना है और इनको एक साथ एक बड़े बंच में डाल के तो हम कर नहीं सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे बंच या टैक्सॉन बना के हम स्टडी करते हैं। और इसी में ऑन द अदर हैंड टैक्सोनॉमिस्ट सच एज वेलेंटाइन एंड लव 1958, डेविस हैववुड have suggested that the development in taxonomy occurred in 4 phase, यानी कि इतनी सारी स्पीसीज़ का जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो हमें कई सारे रास्तों से गुजरना पड़ा। ऐसे समझिए कि हम एक यात्रा करते हैं तो रास्ते में कई सारे मुकाम आते हैं। उसी प्रकार से किसी भी यात्रा का अपना एक पर्पज़ होता है, वैसे ही एक हमारा सब्जेक्ट का पर्पज़ है, इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। द पर्पज़ ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहला जो पर्पज़ है कि ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर देना बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड डिसेंट, यानी कि ओरिजिन और लक्षणों के बेसिस पे हम इनको अलग अलग टैक्सोन में डिवाइड करते हैं, अलग अलग समूह में डिवाइड करते हैं ताकि हम उनकी आसानी से स्टडी कर सकें। ये पहला पर्पज़ है। द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ टू आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज, classify and given specific names to all the living organism according to their characteristic, यानी कि हमें nomenclature करना भी हमारा important part होता है। Plant and animals are classified into different taxa, example kingdom, phylum, class, order, family, genus. These are the different लेवल ऑफ टैक्सॉन, यानी कि ये सारे टैक्सॉन है। स्पीसीज इज ए टैक्सॉन, जीनस इज ए टैक्सॉन, फैमिली इज ए टैक्सॉन, ऑर्डर इज ए टैक्सॉन, क्लास इज ए टैक्सॉन, यानी कि इसका एक अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट को हम किस तरह से समझें। और इम्पोर्टेंट कि इस शब्द का गठन जो APD कैंडोले ने किया, इसके बाद ये डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशंस की बात नहीं करूँगा, बट आपको अगर किसी डेफिनेशन को चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। हाँ, आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप स्क्रीनशॉट से भी नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टाइटल है और उस टाइटल में हमने डिफरेंट नाम लिए हैं और ये डिफरेंट नाम किस तरह से आए। और ध्यान देने की बात यह है कि ICBN या ICN ये इन नामों का जिक्र नहीं करता, यानी कि वहाँ पर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया।
यानी कि इनको माना भी नहीं गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो फिर ये नाम चल क्यों रहे हैं? ये नाम चल क्यों रहे हैं? ये इसलिए चल रहे हैं कि ये इतने पॉपुलर थे कि पुराने लोग या पहले के जो वर्कर हैं वो इन्हीं नामों से जानते थे। जैसे अगर आप कहें किसी को कि रोडवेज बस स्टैंड और सिंधी कैंप, मैं जयपुर राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जयपुर में आप खड़े हैं तो कोई भी आपको सिंधी कैंप बता देगा। सिंधी कैंप यानी कि रोडवेज बस स्टैंड। तो ये नाम ICBN में नहीं है, बट ये प्रचलन में है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बड़ी बात कि इन नामों के साथ कुछ इम्पैक्ट या कुछ रिसर्च हैं वो अटैच हैं, कुछ हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट हैं। तो जब हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट है तो हमें ये इन नामों को समझने के लिए आसानी तब होगी जब हम इसके इतिहास को जानें। हिस्ट्री में हम जाते हैं तो देखेंगे, आप स्क्रीन पे ध्यान दें, हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जो सबसे पहली जो लाइन आ रही है हिस्ट्री में क्या कहती है? हिस्ट्री में बता रही है कि ए ट्रूली साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म डिड नॉट अकर अंटिल द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के बाद हमारा काम शुरू हुआ और तब तक हमारा जो ध्यान था, फोकस जो था वो एग्रीकल्चर में काम आने वाले प्लांट्स पे था और दूसरा मेडिसिन, दवाई के रूप में काम आने वाले प्लांट्स पे था। यानी कि हम उन्हीं प्लांट के बारे में हम स्टडी करते थे, उन्हीं का हम फोकस करते थे कि उनका नोमेनक्लेचर क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेज इन दिस साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि ह्यूमन जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे प्रकार से सोचता है, तो बहुत सारे स्टेजेज हैं। और मैं NLP से हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो शब्दावली जो है आगे हम समझेंगे तो ये उसी का रिजल्ट है कि हम अलग अलग पैटर्न में सोचते हैं। अर्ली टैक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया एंड सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम। सिंपल भाषा में कहूँ कि जो पुरानी जो टैक्सोनॉमी यानी कि जो सबसे पहली टैक्सोनॉमी है दैट वाज आर्बिट्रेरी। सिंपल कहो कि केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों पर आधारित थी, केवल एक या दो, क्योंकि उस टाइम इतने सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास नहीं थे और इतना एडवांसमेंट भी हमारा नहीं था। और एक चीज़ और मेरे अपने अनुभव से कि इतनी सारी ज़रूरत भी वहाँ पे हमें नहीं थी। तो आर्बिट्रेरी मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम हुआ और इंक्लूडिंग लीनियस सिस्टम ऑफ सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, यानी कि लीनियस का वर्गीकरण और लीनियस के पहले के वर्गीकरण वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हर्ब श्रब ट्री की हम बात करें तो वो इसी का प्रकार है, यानी कि हमारी शुरुआती यात्रा वहीं से शुरू होती है, लीनियस यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वर्गीकरण। उसके बाद लेटर केम सिस्टम्स बेस्ड ऑन ए मोर कंप्लीट कंसिडरेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सा रेफर्ड एज नेचुरल सिस्टम, यानी कि फिर आया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देते हैं बेंथम एंड हुकर का देते हैं। आप यहाँ मेरी स्लाइड पे देखिए, बेंथम एंड हुकर का है 1862 से 1863 में, उससे पहले देखिए 1789 में है और 1813, यानी कि बेंथम हुकर से पहले के, जैसे ऊपर मैंने कहा लीनियस से पहले के वो आर्टिफिशियल हैं और यहाँ बेंथम एंड हुकर के पहले के सारे नेचुरल हैं। जैसे डी जस्सी का है, डी कैंडोले का है। और यहाँ पर जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इन LD जस्सू और डी कैंडोले के एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। और यहाँ तक चलते चलते क्या हुआ कि दीज वर प्री इवोल्यूशनरी इन थिंकिंग, यहाँ तक हम बहुत सिंपल सोचते थे, यानी कि प्री इवोल्यूशनरी इन थिंकिंग, यानी कि ये दो स्टेप हमारे यहाँ तक पूरे होते हैं। अब यहाँ एक फेमस इवेंट हुआ। फेमस इवेंट मैं इसलिए कहता हूँ कि जो चार्ल्स डार्विन की जो बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, इसने हमारे एक थिंकिंग पैटर्न को ही बदल दिया। थिंकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप,
यानी कि इससे पहले हम सोचते थे कि प्लांट्स के जितने सारे कैरेक्टर हैं वो हमारे सामने जो हैं, हमें जो दिखाई दे रहे हैं, दैट मे बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जो भी हैं वो सारे के बेस पे ही हम हमारी स्टडी करें, यानी कि उसके बेसिस पे ही हम वर्गीकरण करते गए। बट यहाँ पर इवेंट ये हुआ कि ये सोचा गया कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी कि ये कैरेक्टर जो हमारे सामने दिख रहे हैं इनका आपस में इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या रिलेशन है। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ फाइलेटिक सिस्टम फ्रॉम 1883 ऑनवर्ड। यानी कि इस बुक के बाद, इस फेमस इवेंट के बाद हैप्पी बर्थडे होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम का। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ फाइलेटिक सिस्टम फ्रॉम 1883 ऑनवर्ड। 1883 ऑनवर्ड। इसमें आपको बहुत सारे नाम याद हैं, बट एक नाम याद रखिएगा एंगलर का, एंगलर एंड प्रेंटल का, जिन्होंने पहला फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था। दिस अप्रोच वाज टाइपिफाइड बाय दो जो आइक्लर का सिस्टम इसमें है, एंगलर एंड सो ऑन। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम हमारे आपके जो सिलेबस में आप एमएससी में तो थॉर्ने, क्रॉनक्विस्ट, तत्ता, जानिए, जितने भी आप नाम समझते हैं, आप जानते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। द एडवेंट ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैथोडोलॉजी अलाउड द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न एरा ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन क्लैडिस्टिक्स रादर देन मॉर्फोलॉजी अलोन। यानी कि हम इवोल्यूशन पे बात करने लग गए। यानी कि ये हमारी इस तरह से हुआ कि हम पहले आर्टिफिशियल सिस्टम यानी कि एक दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में थे, फिर हमने सारे पॉसिबल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमने ले लिए, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट हमने ले लिए, और उसके बाद हमने इवोल्यूशन पे फोकस किया। और इसका जो रिजल्ट आया, ये पूरी जो कहानी है, पूरी यात्रा को हम 4 सेगमेंट में एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि हम इसको फेजेस कहते हैं, अवस्थाएं कहते हैं। पहली अवस्था द पायोनियर और एक्सप्लोरेटरी फेज, यानी कि शुरुआती दौर में हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उसको हमने कहा पायोनियर और एक्सप्लोरेटरी फेज। उसके बाद हम आए कंसोलिडेशन और सिस्टमेटिक फेज में, यानी कि हमने जो नॉलेज गेन किया उसको हमने कंसोलिडेट करना शुरू किया और तब बने सिस्टमेटिक फेज। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेज में आए हम, और अभी जो हम चल रहे हैं वो द एनसाइक्लोपीडिक और होलो टैक्सोनॉमिक फेज में हम चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन टैक्सोनॉमी, द फर्स्ट 2 फेजेज आर मोर और लेस इक्विवेलेंट टू अल्फा टैक्सोनॉमी। अब देखिए कि जो शुरुआत की जो अवस्थाएं हैं वहाँ हम कह रहे हैं अल्फा टैक्सोनॉमी, वाइल फेजेज 3rd and 4th आर सिमिलर टू ओमेगा टैक्सोनॉमी। यहाँ पे हमें ये इशारा मिल रहा है कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होगी। आगे चलते हैं। अब इस टैक्सोनॉमी पे, यानी कि इस अल्फा ओमेगा में एंटर करने से पहले हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा कंपोनेंट है। तो ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे टैक्सोनॉमी के, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में क्या आ गया, वर्नेकुलर नेम टू साइंटिफिक नेम, यानी कि जितने भी जो नेम की जर्नी जो है वो सारी इसमें आ जाएगी। और फिर तीसरा पार्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन। हकीकत में पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा वैल्यूड है, और इसमें हम ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप कैन बी फेनेटिक, यानी कि बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी, और फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये 2 हमारे पैटर्न आते हैं इसमें। अब क्या हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्लासिफिकेशन। मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपने समझ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के हैं, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है और फाइलोजेनेटिक है। तो अब ध्यान से समझें कि जिस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण आपस में बढ़ते गए, यानी कि क्लासिफिकेशंस में चेंजेस होते गए, उसी प्रकार से हमारे टैक्सोनॉमी के नामों में या अवस्थाओं में चेंजेस होते गए। यानी कि आर्टिफिशियल हुआ, फिर नेचुरल हुआ, ऐसे जो शुरुआत की अवस्था अभी मैंने कहा कि जो एक्सप्लोरेटरी फेज थी, उसके बाद में नेचुरल में आया कि जहां हमने कहा कि वो हमने कंसोलिडेट करना शुरू किया,
इसी प्रकार से। अब जो सिस्टमेटिक्स वर्ड जो आप लोग काम में ले रहे हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फिनोटिपिक, जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि सिस्टमेटिक वर्ड को दिया कैरोलस लिनियस ने। अब ये जो सिस्टमेटिक्स की जो टाइप हैं, वो देखिए पहला टाइप आ रहा है क्लासिकल सिस्टमेटिक्स। यहाँ इस हमारे वीडियो लेक्चर का बेस आ रहा है, बैकबोन आ रही है, जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक इन सिस्टमेटिक्स के प्रकार, टाइप्स और नाम रेड कलर में आप देखें, यहाँ कह रहे हैं क्लासिकल सिस्टमेटिक्स। ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, केवल मॉर्फोलॉजिकल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी। ध्यान से देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी। ऑर्थोडॉक्स टैक्सोनॉमी भी इसी को कहते हैं, फॉर्मल टैक्सोनॉमी भी इसी को कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी भी इसी को कहते हैं, और ओल्ड सिस्टमेटिक्स भी इसी को कहते हैं। एक बार रिपीट करूं, अल्फा, ऑर्थोडॉक्स, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड ओल्ड सिस्टमेटिक्स, ये इसी के नाम हैं। जहां हमने हमारा वर्गीकरण में हमने क्या लिया था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए थे। ठीक है। अब इसका दूसरा सेगमेंट न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स, देखिए इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एट्सेट्रा। यहाँ ये समझो, जो हम लैब में काम कर रहे होते हैं, यानी कि जहाँ हम सिर्फ केवल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो वो हो गया हमारा ऑर्थोडॉक्स, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव वर्क। न्यू सिस्टमेटिक्स यूज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन that is based on evolutionary relationship or lineage of organism. It is called cladistics. यहाँ पे दो वर्ड को ध्यान में समझना है। एक तो समझना है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी को, और दूसरा समझना है क्लेडोग्राम को। ये दोनों वर्ड बार बार आपसे पूछे जाते हैं। पहले हम समझते हैं क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। इट डिनोट ए स्कूल ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर द नॉलेज अबाउट द सिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म मे बी समराइज इन ए ब्रांचिंग डायग्राम डिपिक्टिंग हाइपोथेटिकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। यानी कि जिस फाइलोजेनेटिक की ट्री की बात करते हैं हम, जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, वो यही वर्क है। द ब्रांचिंग डायग्राम इज नोन एज क्लेडोग्राम, यानी कि जो ब्रांचेज जो बनाते हैं उसको बोलते हैं क्लेडोग्राम। टैक्सोनोमिस्ट यूज दिस प्रिंसिपल इन कंपैरिजन एंड डिलिमिटिंग मोनोफाइलेटिक ग्रुप, यानी कि एपीजी का वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब पे मिलेगा। उसमें आप देखेंगे इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि जब हम ये निकालते हैं कि मोनोफाइलेटिक या पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं। इसके बाद जब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आती है कि कुछ अवस्थाएं हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे पहली आ गई पायनियर फेज आ गई, एक्सप्लोरेटरी, जहाँ हमने सबसे पहले हम एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद में सिस्टमेटिक फेज आ गई, कंसोलिडेशन आ गया, और फिर एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेज आ गई, और फिर एनसाइक्लोपीडिक और होलो टैक्सोनॉमिक। इस वक्त हम एनसाइक्लोपीडिक या होलो टैक्सोनॉमिक फेज में चल रहे हैं। जो स्पेशल पेपर के बच्चे यहाँ ध्यान दें कि इस वक्त हम कौन सी टैक्सोनॉमी पे काम कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त एरा कौन सा चल रहा है। According to this classification of the development in taxonomy, the first two phases are more or less equivalent to alpha taxonomy. इनके पहली दोनों को अल्फा और थर्ड और फोर्थ को हम कहते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। यहाँ पर ये बात आपको आइडिया लग जा रहा है कि अल्फा किसको कहेंगे और ओमेगा किसको कहेंगे। अब इसके बाद असली कहानी अब शुरू होती है। व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए विलियम बैर्ट्राम ट्यूरिल। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग इसकी TURRILL है, कुछ बुक्स में सिंगल एल लिखा होता है, आप ध्यान देख दीजिएगा। विलियम बैर्ट्राम ट्यूरिल, इन्होंने क्या किया 1938 के अंदर, इन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो टैक्सोनॉमी का जो डेवलपमेंट के बेस पे किया होगा, यानी कि इनका जो कहना था, इनका जो
वर्क ये था कि इन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमी के 3 टाइप हैं, यानी कि इन्होंने 3 प्रकार बता दिए। और पहला प्रकार है अल्फा टैक्सोनॉमी, जो हमारा वीडियो का बेस है। अल्फा टैक्सोनॉमी में कहा गया कि इट्स बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अब आपको याद आ रहा है कि मैंने बहुत पहले कहा कि ये शुरुआती अवस्था है। कंपाइलेशन टाइप्स ऑफ फ्लोरा, यानी कि हमने मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्या वर्क किया, फ्लोरा डिजाइन किए, फ्लोरा बनाए। एंड मोनोग्राफ्स भी हमने बनाए, आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और जो लिटरेचर मॉर्फोलॉजी पे आधारित है, जैसे हमारे फ्लोराज हैं, मोनोग्राफ्स हैं, आइकन्स हैं, ये सारे मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। उनसे हम हेल्प लेते हैं या उन्हीं को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारी होती है अल्फा टैक्सोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, नोट कर लें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल, ऑर्थोडॉक्स, फॉर्मल, डेस्क्रिप्टिव एंड ओल्ड सिस्टमेटिक। इतने सारे नाम हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, मेनली RAS के बच्चे हैं, IAS के बच्चे हैं, जो सिविल सर्विसेज में बॉटनी जो ले रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। और अक्सर बच्चों के सामने एक वर्ड आते ही ये ऐसे लगता है कि ये कोई अलग मीनिंग होगा, बाकी इसी के ये फॉर्म हैं, इसी के ये नाम हैं। याद रखिएगा कि ICBN ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। नंबर 2, बीटा टैक्सोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी कि बीटा टैक्सोनॉमी कौन सी है कि मॉर्फोलॉजी प्लस अदर एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजी प्लस अदर एविडेंसेस को लिया और फिर जो टैक्सोनॉमी बनी, यानी कि फिर जो वर्गीकरण किया गया, फिर जो वर्गीकरण आए, वो कहलाते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। इसके बाद हम आते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा में इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस अलोंग विथ, यानी कि अल्फा में केवल मॉर्फोलॉजी, बीटा के अंदर सारे टाइप के कैरेक्टर, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर, उसके प्लस यहाँ क्या ऐड हुआ है ओमेगा में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये प्लस ऐड हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ ऐड होती है और तब बनती है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी प्रोवाइड एन इंटरप्रेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि जो ओमेगा टैक्सोनॉमी से जो क्लासिफिकेशन बन के आता है वो एक इंटरप्रेटिव क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि डिटेल नॉलेज होता है, हमें पता होता है कि कौन सा आज का हमारा टैक्सोन है। यानी कि आपके हाथ में अगर कोई प्लांट है, लाइक एप्पल है, कोकोनट है, तो इनकी हिस्ट्री क्या कहती है, ये कहाँ से निकल के आए, इनके एंसेस्टर कौन थे, ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। दैट इज़ द ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड नियो टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, सिंथेटिक टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, नियो सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स, इसको नोट कर लें, मैं रिपीट करूं, ओमेगा, नियो, मॉडर्न, सिंथेटिक, एक्सपेरिमेंटल, नियो सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स एक ही बात है। द टर्म अल्फा, बीटा एंड गामा in the taxonomy are the 3 level of taxonomy to identify, classify and study different plant species। अब यहाँ पर अल्फ़ा वर्सेस ओमेगा में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा के देखिए कि वही अल्फ़ा यानी कि ऑर्थोडॉक्स, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, ओल्ड सिस्टमेटिक, ये सारे आ गए, और ओमेगा के अंदर जो अभी हमने बात करके वो सब आ गए। दूसरा है कि अल्फ़ा इट इज़ प्री डार्विनियन, यानी कि ये डार्विन के एरा से पहले, मैंने कहा था ना कि इम्पोर्टेंट इवेंट आता है उससे पहले की है, और ये इट्स पोस्ट डार्विनियन एरा, यानी कि डार्विन के बाद की बात है। थर्ड वन, द स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट एंड इज स्टैटिक, और यहाँ पर ओमेगा में हम कह रहे हैं स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक एंटिटी एंड एवर चेंजिंग, यानी कि लगातार चेंज होती रहती है, ऐसा ओमेगा में रखा गया। फिर आगे देखें कि अल्फ़ा के अंदर मॉर्फोलॉजिकल पे बेस्ड होते हैं, ये चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं आपको, जिसके हो सकता है आपको याद भी हो रही हो और हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत हो रही हो। तो अगर बोरियत हो रही है
तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसी दोस्त को भी शेयर कर दें ताकि उसकी मदद हो सके। अल्फ़ा में दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू सैंपल और इंडिविजुअल्स। और ओमेगा क्या कहता है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, फाइलोजेनेटिक, यानी कि सारे कैरेक्टर लेके प्लस हमने क्या जोड़ दिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स और इंडिविजुअल्स। अगर यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप सामने मेल आईडी है उस पर मेल कर दें। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की, किसी भी फॉर्म में हो, वीडियो हो या वैसे आंसर देके। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा या मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपको लगता है कि किसी दोस्त के काम आ सकता है और आप उसकी हेल्प भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ तक शेयर कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।